देन नेक्स्ट टॉपिक रिफंड। बहुत सिंपल लिख दो क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए रिफंड में। लेट्स सी टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ रिफंड। कुछ खास नहीं, ये डिपार्टमेंट ने उनके ऑफिसर्स के लिए, मतलब सॉरी गवर्नमेंट ने उनके ऑफिसर्स के लिए ये पॉइंट 54(7) में डाला है। क्या आपको मालूम है कि आप जब एप्लीकेशन करते हो रिफंड का एप्लीकेशन, तो विद इन 60 डेज आपको रिफंड आना चाहिए, और अगर 60 डेज तक नहीं आता है तो डिपार्टमेंट आपको क्या देता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है। तो अब ये जरूरी है क्योंकि देखो 60 दिन के अंदर अंदर रिफंड अगर नहीं दिया तो ऑफकोर्स हमसे तो डे 1 से शुरू करते इंटरेस्ट, तो वो भी इंटरेस्ट देते राइट 60 दिन के बाद। बट अब उन्होंने ऑफिसर्स को क्या लिख दिया कि देखो इंश्योर करो कि ये रिफंड 60 डेज में चले जाना चाहिए एसएससी को, ताकि हम लोगों को कोई इंटरेस्ट पे ना करना पड़े। और इसके लिए उन्होंने बोला आप 60 डेज तो जाने दो, 45 डेज तक ही इंश्योर कर लो फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन कि उसके अकाउंट में पैसा गया या नहीं। 45 डेज तक फ्रॉम द डेट ऑन विच ही मेक्स द एप्लीकेशन। तो देखो वहां पे क्या लिखता है, द प्रॉपर ऑफिसर शॉल इश्यू द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ subsection 5 within 60 days from the date of receipt of application to be complete in all respect। अब नीचे देखो सर्कुलर क्या डाला उन्होंने, any tax shall be considered to have been refunded only when the amount has been credited to the bank account of applicant। तो ये रिफंड कब मिल गया ऐसा माना जाता है, जब ये पैसा एप्लीकेंट के बैंक अकाउंट में चले गया है ना, उसके बैंक अकाउंट में ये पैसा जब रिसीव हो गया तब ऐसा माना जाता है कि उसको रिफंड मिला। रिफंड ऑर्डर से कुछ नहीं होता, जब उसको मिल जाए उसके बैंक अकाउंट में। अकॉर्डिंगली ऑल टैक्स अथॉरिटीज आर एडवाइज टू इश्यू द फाइनल सैंक्शन ऑर्डर एंड पेमेंट विद इन 45 डेज ऑफ द डेट ऑफ जनरेशन ऑफ एआरए। तो आप ऑर्डर 45 दिन में बनवा लो ताकि 15 डेज आपको एक्स्ट्रा मिले कि उसके बैंक अकाउंट में आप पैसा भेज सको, क्योंकि रिफंड तभी मिला ऐसा माना जाता है 60 डेज का काउंट, मतलब 60 दिन तक उसके बैंक अकाउंट में पैसा जाना चाहिए। तो आप 45 डेज तक आपका ये फाइनल सैंक्शन ऑर्डर बना लो ताकि 15 दिन हमारे पास रहे जो उसके अकाउंट में हम पैसा प्रॉपर टाइम पे दे सके, हमें कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत ना, सो दैट डिसबर्समेंट विल बी कंप्लीटेड विद इन 16 डेज। तो जब आप एसएससी एआरएन जनरेट करेगा वहां से 45 डेज के अंदर सैंक्शन ऑर्डर अगर सब कंडीशंस प्रॉपर है तो फुलफिल करना पड़ेगा। देन रिफंड इन सर्टन केसेस, ये भी कुछ खास काम का नहीं। डिसबर्सल ऑफ रिफंड, ये क्या होता था मैं आपको बता देता हूं। देखो मान के चलो आपके सीजीएसटी में 1 लाख का रिफंड लेना है और एसजीएसटी का 1 लाख का रुपए रिफंड लेना है। आपने एप्लीकेशन किया सीजीएसटी ऑफिसर को और एसजीएसटी ऑफिसर को। तो अब तक क्या होता था कि सीजीएसटी ऑफिसर 1 लाख रुपए का रिफंड वो सब कंडीशंस देख के इशू कर देता था, उसको लगता था यस ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, एसएससी का जेन्युइन रिफंड है, और वो रिफंड कर देता था 1 लाख रुपए, राइट। अब वापस एसजीएसटी ऑफिसर जो था उसके पास भी हमने एप्लीकेशन किया, या सेम एप्लीकेशन में हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी का रिफंड क्लेम किया था। तो एसजीएसटी ऑफिसर वापस ये पूरी प्रोसीजर हमसे करवाता। तो ये अनड्यू हार्डशिप हो रही थी। अरे भाई डिपार्टमेंट तो एक ही है ना आपका, तो अगर एक ऑफिसर ने अगर आपको सैंक्शन दे दिया तो ऐसा माना जाएगा, सीजीएसटी का अगर रिफंड का सैंक्शन दे दिया तो ऐसा माना जाएगा कि एसजीएसटी का भी रिफंड का उसने सैंक्शन दे दिया। तो ये अनड्यू जो बर्डन हो रहा था हमारे ऊपर, या जो हार्डशिप हो रही थी, उसको एसएससी के ऊपर कम करने के लिए उन्होंने ये सर्कुलर में डाल दिया। देखो क्या बोलते, सेपरेट डिसबर्समेंट ऑफ रिफंड अमाउंट्स अंडर डिफरेंट टैक्स हेड्स, मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, by different tax authorities, that is disbursement by CGST, IGST और and compensation says by central tax officer, क्योंकि ये तो सब सेंट्रल वाले के पास है, right? And disbursement of SGST by state tax officer was causing the hardship to the refund applicant। हमारे ऊपर हार्डशिप हो रही थी क्योंकि एसजीएसटी वालों को अलग और ये सीजीएसटी, आईजीएसटी, कंपेंसेशन सेस वालों को अलग, ये तीनों सेंट्रल के पास। In order to facilitate the refund applicants on this account, it has now been decided that for refund application assigned to the central officer, both the sanction order and corresponding payments order for the sanction of the refund amount under all the tax head shall be issued by the central tax officer only। और similarly the refund application assigned to state और UT वालों के पास
then corresponding payment order sanction refund under all the tax heads shall be issued by state tax officer only. तो आप सेंट्रल वाले के पास एप्लीकेशन किए तो सेंट्रल वाला खुद का और स्टेट का दोनों का रिफंड आपको इशू करेगा, और स्टेट में भी सेम, स्टेट वाला के पास एप्लीकेशन करते हो तो स्टेट वाले ऑफिसर खुद का मतलब एसजीएसटी यूपीजीएसटी का या फिर सेंट्रल वाला दोनों का रिफंड प्रोसेस करवा दे. सिंपल, हार्डशिप कम करने के लिए ये आया, बाकी कुछ खास नहीं. देन रूल 92(1)(a), इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, याद है आपको जो एग्जाम्पल बताया था. 14 लाख रुपीज आपने पे कर दिया, याद आ रहा है कुछ, जिसमें से आपने 10 लाख रुपीज क्या किया था गाइस बताओ, 10 लाख रुपीज पे किया था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, बराबर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, और 4 लाख रुपीज का आपने कैश में पेमेंट किया, बराबर, 4 लाख रुपए का आपको आपने कैश में पेमेंट किया. अब आपको बाद में पता चला कि ये 14 लाख रुपीज आपको पे ही नहीं करना था, ये गलती से आपने पे कर दिया, रॉन्गली पेड कर दिया, आपकी लाइबिलिटी तो जीरो थी. तो आपने क्या किया, रिफंड के लिए एप्लीकेशन किया, राइट, रिफंड के लिए एप्लीकेशन किया. मैंने बताया था वो रिफंड चैप्टर में उसके साथ कनेक्शन है पेमेंट ऑफ टैक्स. तो रिफंड के साथ आपने उसका रिफंड के लिए एप्लीकेशन किया. तो ऐसे केस में क्या आपको पूरा 14 लाख कैश में रिफंड मिलेगा? द आंसर इज नो. आपने जो 10 लाख रुपए, ये 14 लाख का जब पेमेंट किया था, तब आप पेमेंट करते समय 10 लाख रुपीज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूज किया था. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को आपने डेबिट किया था और बचा हुआ 4 लाख आपने कैश में भरा. तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक कैश क्रेडिट लेजर जो है ये आपका रिक्रेडिट हो जाएगा, मतलब जो डेबिट हुआ था वो रिक्रेडिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और बचा हुआ जो 4 लाख आपने कैश में पे किया था इसका रिफंड आपको कैश में मिले, मतलब ये बैंक में, राइट. तो ये 14 में से जो 10 लाख आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट किया था वो अब यहां पे रिक्रेडिट हो जाएगा, वापस क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल, राइट, वही वहां पे लिखा है. बट इसके एक्सेप्शन है, देखो, दिस सब रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस 2 केसेस. ये 2 केसेस में एप्लीकेबल नहीं है. कौन से 2 केसेस? रिफंड ऑफ टैक्स पेड अंडर जीरो रेटेड सप्लाई और डीम्ड एक्सपोर्ट. इनके केस में आपको कंपल्सरीली, आप लिख लो, डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट हैज टू गिव रिफंड कंपल्सरीली इन कैश. यहां पे आपको कैश में ही उनको रिफंड देना पड़ेगा. ये क्रेडिट के साथ, मतलब क्रेडिट लेजर में वो वापस नहीं, रिक्रेडिट नहीं कर सकते. ये 2 केसेस में, जब जीरो रेटेड सप्लाई मतलब आप एक्सपोर्ट कर रहे या फिर आप डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहे, मतलब एससीजेड वगैरह को सप्लाई कर रहे, इन 2 केसेस में ये कंपल्सरीली क्या करना पड़ेगा गाइस, कैश में ही देना पड़ेगा गवर्नमेंट. भारत माता की. अरे समझ में आया? यस, करेक्ट. बाकी तो वही लिखा है जो मैंने आपको बताया, प्रोपोर्शनेट रिफंड. प्रोपोर्शनेट मतलब 14 लाख रुपए जो थे उसमें से 10 और 4 है, तो प्रोपोर्शनेट रिफंड जो क्रेडिट हो जाएगा, रिक्रेडिट आपके कहां पे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. सिंपल. देन 89(4)(a), 89(4), इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, मुझे लगता है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछना चाहिए. या आपके नोट्स में इन्वर्टेड जो रिफंड का, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में जो रिफंड मिलता है उसके जस्ट पहले वाला पॉइंट 89(4), इन्वर्टेड स्ट्रक्चर में जो रिफंड मिलता है उसके जस्ट पहले वाला पॉइंट. तो आपका रिफंड अमाउंट कितना होगा, है ना, आपने अगर गुड्स को एक्सपोर्ट किया है तो रिफंड अमाउंट कितना होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना. बहुत मजेदार अमेंडमेंट हुआ इसमें, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान. रिफंड अमाउंट कितना रहेगा, देखो, चलो अपन पहले पढ़ लेते. देखो, रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई. मैं आपको समझा देता हूं. देखो, लेट्स से मिस्टर अमित है. मिस्टर अमित ने क्या किया, गुड्स को एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट. अब एक्सपोर्ट इन्होंने बॉन्ड या एलयूटी पे नहीं किया. ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, बॉन्ड या एलयूटी पे इन्होंने एक्सपोर्ट नहीं किया. मतलब इन्होंने एक्सपोर्ट करते समय क्या पे किया होगा, आईजीएसटी पे किया, आईजीएसटी पे किया. और इन्होंने जो इनपुट लाए, इसके इनपुट या इनपुट सर्विसेज, इसके ऊपर भी जीएसटी पे किया होगा. तो इन्हें 2 चीजों का रिफंड मिलता है. एक तो ये इनपुट या इनपुट सर्विसेज के जीएसटी का ये रिफंड मिलेगा, क्योंकि ये गुड्स इन्होंने क्या किए, एक्सपोर्ट. ये सब बता चुका हूं मैं, वापस एक बार पूरा सेक्शन रिपीट कर रहा हूं. और ये जो आईजीएसटी पे किया एक्सपोर्ट के ऊपर, इसका भी रिफंड मिले. ओके, पहले पे करना पड़ेगा फिर रिफंड मिले. बट ये कंडीशन क्या है गाइस, देखो ध्यान से सुनो.
तो ये जो आईजीएसटी, इसके कुछ कंडीशंस अपन देखेंगे उसको। तो ये आईजीएसटी का आपको क्या मिलने वाला है, रिफंड मिलने वाला। ओके चलो ग्रेट। अब देखो, अब ये रिफंड जो मिलता है, ये रिफंड आपको कैसे मिलता है, या अपन आईजीएसटी का रिफंड तो अगले पॉइंट में देखेंगे। पहले अपन ये इनपुट और इनपुट सर्विसेज के रिफंड के बारे में बात करें। ओके, तो आपने क्या किया, मिस्टर अमित ने कुछ गुड्स लाए और कुछ सर्विसेज लाए, और उससे फिनिश्ड गुड्स को मैन्युफैक्चर किया, फिनिश्ड गुड्स को मैन्युफैक्चर करके इसको एक्सपोर्ट कर दिया। नाउ वी वांट टू, इसका अपन बाद में आगे देखेंगे थोड़ा, तो इसका हमको क्या चाहिए, रिफंड चाहिए। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, याद करो, सिंपल फॉर्मूला था कि जितना आपने एक्सपोर्ट किया मतलब आपका जीरो रेटेड सप्लाई किसका, गुड्स का, प्लस जीरो रेटेड सप्लाई किसका, जीरो रेटेड सप्लाई सर्विसेज का, बराबर, डिवाइडेड बाय आपका टोटल एडजस्टेड टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी। बोलो सिंपल। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल टर्नओवर जो आपका, सिंपल एकदम, देखो ये जो आपने इनपुट और इनपुट सर्विसेज लाए, चलो एक बार वापस देखो, ये अमित है, ओके, इसने इनपुट लाए और इनपुट सर्विसेज भी लाए, राइट, इनपुट सर्विसेज भी लाए, इसके ऊपर जीएसटी पे कर दिया होगा। अब यहां से उसने कुछ गुड्स को मान के चलो डोमेस्टिक में भी दिया और कुछ गुड्स को सप्लाई किया, फिनिश्ड गुड्स जो बने, कुछ फिनिश्ड गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया, राइट। तो हमें अब इसका रिफंड चाहिए जो किस पे गया होगा, एक्सपोर्ट के, तो हम प्रोपोर्शनेट रिफंड लेते हैं, प्रोपोर्शनेट। तो प्रोपोर्शनेट रिफंड कैसा लेते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाय टोटल एडजस्टेड टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी। ये जो आईटीसी है जीएसटी का टोटल, इसका प्रोपोर्शनेट किस पे गया हुआ, ये जीरो रेटेड पे गया हुआ, इतना हम लोग क्या करेंगे, रिफंड क्लेम करेंगे, बराबर। जो किस पे गया, जीरो रेटेड पे गया, मतलब एक्सपोर्ट पे गया, राइट। तो अब उसमें ये जो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स है, इसके डेफिनेशन में अमेंडमेंट आया, इसके डेफिनेशन में अमेंडमेंट, जीरो रेटेड सप्लाई, राइट। बस उतना ही पॉइंट में चेंज आया हो। तो क्या है, देखो जीरो रेटेड सप्लाई, देखो क्या बोलते, तो हमने रिफंड अमाउंट पहले देख लेते, क्या है, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज इनटू नेट आईटीसी डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टर्नओवर, वेयर ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा, वेयर रिफंड अमाउंट क्या है, मैक्सिमम रिफंड परमिसिबल, मैक्सिमम रिफंड इतना मिलेगा आपको, रिफंड अमाउंट मतलब मैक्सिमम रिफंड, इससे ज्यादा रिफंड नहीं मिलेगा। नेट आईटीसी मतलब क्या, जो आपने इनपुट पे और इनपुट सर्विसेज पे किया, इनपुट और इनपुट सर्विसेज। अब देखो, अब ये जो है टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, इसमें क्या चेंज आया, देखो, मींस द वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड विदाउट द पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड और एलयूटी। ये जो पॉइंट है ये बाद में देखेंगे, मैंने बोला था बॉन्ड और एलयूटी का पॉइंट अपन बाद में देखेंगे, है ना, ये अपन बाद में देखने वाले। तो इसको अभी, मतलब ये जो आपने एक्सपोर्ट किया है, इस केस में जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये केस में जो आपने एक्सपोर्ट किया है, दिस इज अंडर बॉन्ड और एलयूटी, है ना, एक्सपोर्ट जो किया है ये बॉन्ड या एलयूटी पे किया, राइट। ये केस वो विदाउट बॉन्ड एलयूटी वाली केस बाद में देखेंगे, थोड़ा सा 2 मिनट बाद। तो ये जो केस अपन देख रहे हैं अभी, इसमें बॉन्ड और एलयूटी पे आपने एक्सपोर्ट किया, मतलब आपने टैक्स पे नहीं किया होगा, अब आपको ये इनपुट का भी रिफंड मिलता है, तो इसका अपन रिफंड की बात कर, राइट। तो देखो क्या बोल, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मींस द जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड विदाउट द पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड और एलयूटी, आपने टैक्स नहीं किया जो भी आपने गुड्स सप्लाई किए। और ये अमेंडमेंट आया, आप देखो ये बोल्ड और इटैलिक वाला जो ना, ये अमेंडमेंट है, और वैल्यू विच इज 1.5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय द सेम और सिमिलरली placed supplier as declared by the supplier whichever is less। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, ध्यान, मान के चलो कि आपने जो एक्सपोर्ट किया, जो आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया जीरो रेटेड, उसकी वैल्यू है 10 लाख रुपीज, उसकी वैल्यू कितनी है 10 लाख, और या उसकी वैल्यू लेट से है 20 लाख पकड़ लो, उसकी वैल्यू 20 लाख। अब आप सेम गुड्स को जो आपने एक्सपोर्ट किए, एक्सपोर्ट तो ज्यादा भाव में होता है, राइट, तो क्या हो रहा था
कि असेसी ज्यादा भाव पे एक्सपोर्ट कर रहा था, और अगर वो ज्यादा भाव में एक्सपोर्ट करेगा तो उसको रिफंड भी ज्यादा आएगा, ऑफकोर्स रिफंड, क्योंकि वो प्रोपोर्शनेट रिफंड बढ़ जाएगा ना। तो जो आपने एक्सपोर्ट किया उसकी वैल्यू है, जो गुड्स जीरो रेटेड एक्सपोर्ट किया उसकी वैल्यू है 20 लाख, और वो सेम गुड्स डोमेस्टिकली बेचे जा रहे थे सिर्फ 10 लाख रुपए में। डोमेस्टिक वैल्यू उसकी कितनी थी? 10 लाख रुपए, और ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे 20 लाख रुपए में। तो रिफंड जो कैलकुलेट हो रहा था वो 20 लाख पे हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, देखो यार, हमें ये प्राइस जो है ना, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो जीरो रेटेड गुड्स की, या ये जीरो रेटेड गुड्स के सप्लाई की, गुड्स का, सर्विसेज का नहीं, ओनली जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स की, ये अमेंडमेंट सिर्फ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स के केस, तो ये बहुत ज्यादा लग रही। तो आप क्या करो, आप ये एक तो ये जीरो रेटेड सप्लाई की एक्चुअल वैल्यू मतलब 20 लाख रुपए, और जो अगर ये देखो कि अगर ये गुड्स जो आपने जीरो रेटेड सप्लाई किया, ये अगर डोमेस्टिकली बेचे जाते थे तो कितने रुपए के बिकते थे। तो मान के चलो ये डोमेस्टिकली सप्लाई होते थे सिर्फ 10 लाख रुपीस के, डोमेस्टिकली 10 लाख। तो उन्होंने क्या बोला, आपने एक्सपोर्ट कितने में किए? 20 लाख रुपीस में आपने एक्सपोर्ट किए 20 लाख, और डोमेस्टिकली ये गुड्स कितने में बेचे जा रहे? डोमेस्टिक मार्केट में ये एक्सपोर्ट, तो ये कितने के बेचे जा रहे? 10 लाख रुपए। तो आप इसका 1.5 टाइम्स करो, 10 लाख इंटू 1.5 टाइम्स, मतलब ये आएगा 15 लाख रुपीस। और रिफंड कैलकुलेट करते समय अब इन दोनों में से विच एवर इज लेस, ये वैल्यू को आपको कंसीडर करना। अरे समझ में आया? चलो वापस एक बार बताता हूं। देखो गड़बड़ कहां हो रही थी कि वो लोग जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स जो है, अगेन वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, गुड्स, सर्विसेज नहीं, ये अमेंडमेंट सिर्फ गुड्स के लिए। तो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स जो हो रहा था वो ज्यादा वैल्यू में हो रहा था, तो अकॉर्डिंगली रिफंड भी ज्यादा मिल रहा था एसएससी को। तो गवर्नमेंट ने बोला देखो ऐसा नहीं होगा यार, तो अब एक काम करो, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स जो है ना उसकी वैल्यू कितनी है आपकी? 20 लाख रुपए। अच्छा, यही सेम गुड्स डोमेस्टिकली आप इंडिया में बेचते थे, डोमेस्टिक मार्केट में बेचते थे, तो कितने वैल्यू में बेचते थे? तो हमने बोला देखो साहब ये तो 10 लाख में जा रहे हैं, सेम, मतलब वहां 10 किलो बेचे 20 लाख में, यहां 10 किलो बेचे 10 लाख, तो इसका 1.5 टाइम्स करो, तो ये आया 15 लाख रुपए। और फिर ये दोनों में विच एवर इज लेस होगा वो माना जाएगा आपका जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, वो माना जाएगा आपका ये वाला। अरे समझ में आया? अब पढ़ो, अब समझ में आएगा। देखो सी क्या है, देखो टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब ये जो अपन ने देखा, मींस द वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड विदाउट द पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब जो एक्सपोर्ट किया, और द वैल्यू विच इज 1.5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू, देखो आराम से पढ़ो, 1.5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ अ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय द सेम और सिमिलरली प्लेस सप्लायर एज डिक्लेयर्ड बाय द सप्लाई। तो सप्लायर डिक्लेयर करेगा कि मैं डोमेस्टिकली ये गुड्स कितने में बेच रहा हूं, सिमिलरली गुड, अगर वो गुड्स नहीं होंगे तो सिमिलर गुड्स, विच एवर इज लेस, तो दोनों में से जो लेस होगा। एग्जाम्पल भी दिया, वो करके देखिए। अरे समझ में आया इतना? चलो बाकी तो सब सेम है। टर्नओवर ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये उसकी डेफिनेशन जो पहले थी वही है, जो आपको मैंने कैलकुलेट भी करके बताया, और एडजस्टेड टर्नओवर और रेलेवेंट पीरियड सब सेम। देखो एग्जाम्पल करके देखो, आप समझ में आएगा। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड एडमिसिबल। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन इनपुट्स 5,60,000 का है, मतलब जो इनपुट आपने परचेस किए है ना, जैसा मैंने ये बताया था आपको। देखो ये आपने परचेस किए इनपुट और इसके ऊपर 5,60,000 का जीएसटी पे किया। इनपुट सर्विसेज इसके ऊपर कितने का है? 40,000 रुपीज का जीएसटी पे किया, राइट? ये हो गया आपके इनपुट। ओके ना, अब आपने कुछ एक्सपोर्ट किया होगा और कुछ डोमेस्टिक होगा। लेट्स सी कितना कितना एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक है। देखो टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स है, गुड्स अंडर बॉन्ड और एलयूटी, ये है 30 लाख का। 30 लाख का एक्सपोर्ट टर्नओवर है आपका, 30 लाख, राइट? टर्नओवर ऑफ अदर सप्लाईज ऑफ द गुड्स 10 लाख, मतलब डोमेस्टिक 10 लाख का है, डोमेस्टिक 10 लाख का है आपका, राइट? एंड टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर बॉन्ड, सर्विसेज कितने की है? 5 लाख, राइट? अब देखो, अब टोटल 35 मत करना, डायरेक्ट मत करना, नीचे कुछ दिया है क्या? देखो देखो नीचे दिया, इट इज गिवन दैट द वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स, ये सिर्फ गुड्स के लिए, डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय द सप्लायर इज 18 लाख। तो ये जो 30 लाख के आपने गुड्स बेचे,
ये गुड्स डोमेस्टिकली कितने में बेचे जा रहे हैं? सिर्फ 18 लाख में। सर्विसेज के केस में ऐसा दिया रहता था तो हम देखते भी नहीं उसके तरफ, क्योंकि ये 1.5 टाइम्स वाला जो पॉइंट है वो सिर्फ गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए नहीं। ओके, तो ये 18 लाख। अब 18 लाख का 1.5 टाइम्स करके देखो कितना आता है। 1.5 टाइम्स ये आता है 27 लाख। तो आपको किसे कंसीडर करना पड़ेगा, 27 या 30? तो 27 को कंसीडर, राइट। तो आपको यहां 27 लाख का, लेकिन जब टोटल टर्नओवर लेंगे तो 30 लेंगे। देखो कैसे, तो नेट आईटीसी कितना आएगा? 6 लाख। 6 लाख कहां से आया? 560 प्लस 40, 6 लाख। टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ द गुड्स 1.5 टाइम्स, मतलब 27 लाख। टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज कितना आएगा? 5 लाख। अब जब आप एडजस्टेड टोटल टर्नओवर निकालोगे, ध्यान से सुनना, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर जब निकालेंगे तब यहां पे हम लोग उसको 30 लाख ही कंसिडर करेंगे। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, ये सिर्फ किसके लिए? रिफंड पॉइंट के लिए। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर तो आपका 30 लाख से ही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये दिया नहीं है, ये मेरा इंटरप्रिटेशन। ओके, तो 30 लाख प्लस 10 लाख प्लस 5 लाख, ये आएगा 45 लाख। ओके, और अब देखो ये 27 लाख आपका गुड्स का वैल्यू बराबर, प्लस जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज का वैल्यू 5 लाख, डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर 45 लाख। 45 लाख कहां से? 30 लाख प्लस 10 लाख प्लस 5 लाख इंटू 6 लाख का नेट आई। अरे समझ में आया? तो 4,26,667 रुपीज का आपका रिफंड अमाउंट बना। अरे आया ध्यान में? तो बस ये वैल्यू जो है, ये 30 लाख पहले लेते थे, ना लेते हुए अब कितना लेना पड़ेगा? 1.5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिकली, लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड वैल्यू। ओके, ग्रेट, सिंपल। देन एक और नया रूल इंसर्ट हुआ, 96B। अब ये क्या है 96B? देखो, रिकवरी ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट और इंटीग्रेटेड टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट प्रोसीड्स नॉट रियलाइज्ड। देखो ये पॉइंट जो मैं आपको पहले समझा रहा था, देखो क्या है। अब मान के चलो कि ये अगेन वही मिस्टर अमित है, राइट। ये अमित ने कुछ इनपुट लिए, कुछ इनपुट सर्विसेज लिया, जिसके ऊपर इन्होंने जीएसटी पे कर दिया, और ये गुड्स को उन्होंने क्या किया? एक्सपोर्ट। अब ये जो एक्सपोर्ट किया गाइस, ये विदाउट बॉन्ड या एलयूटी, मतलब इसके ऊपर उन्होंने क्या पे कर दिया? आईजीएसटी, राइट। आईजीएसटी पे कर जो भी एक्सपोर्ट किया। अब आपको मालूम है, अगर गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट जो इनपुट सर्विसेज पे जीएसटी, उसका भी रिफंड देती है। और ये जो आईजीएसटी पे किया, एक्सपोर्ट की पूरी कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा रिफंड का, है ना, रिफंड एप्लीकेशन। और जैसे ही आप ये रिफंड एप्लीकेशन करते हो, आपको ये आईजीएसटी और इसका रिफंड मिल जाता, सिंपल, राइट। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? देखो ये कंडीशन क्या है, रिफंड एप्लीकेशन, तो आपको रिफंड तो मिल जाएगा, इमीडिएट रिफंड मिल जाएगा, बट ये जो आपने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किया, ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का पैसा जो है, जैसे मान के चलो मैंने एक्सपोर्ट किया एंजेलिना को, तो ये पैसा मुझे इंडिया में मिल जाना चाहिए, है ना, सेल, इसे मैं बोलता हूं सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड मतलब मुझे जो रेवेन्यू, जो मैंने बेचा, उसका अमाउंट मुझे मिल जाना चाहिए विद इन टाइम फ्रेम रेगुलेटेड बाय फेमा। अरे हम आपको रिफंड क्यों दे रहे भाई? क्योंकि दूसरे कंट्री की करेंसी हमारे इंडिया में आ रही, तो हमारा फायदा हो रहा है, इसलिए हम आपको रिफंड दे रहे। अरे समझ में आया? तो यहां तो क्या है कि मैंने, लोग क्या कर रहे थे कि अपनी ही कोई ब्रांच को आउटसाइड इंडिया सेल कर रहे थे, या कोई एक एस्टैब्लिश ब्रांच एस्टैब्लिश करके या कोई रिलेशन एस्टैब्लिश करके उन लोगों को गुड्स सेल करते थे, यूएस में सेल कर दिया। गुड्स का बात करो, सर्विसेज का नहीं। सर्विसेज का क्यों नहीं मैं बताता हूं, क्योंकि सर्विसेज के केस में हम टर्नओवर में तभी काउंट करते, या रिफंड हम तभी अप्लाई करते जब उसका पैसा हमें मिल जाता है, तभी हम लोग रिफंड अप्लाई कर सकते।
बट गुड्स के केस में क्या है, उधारी में भी गुड्स बेचे हमने तो भी आप रिफंड अप्लाई कर सकते हो, रिफंड क्लेम अप्लाई कर सकते हो। सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं। तो हमने गुड्स बेचे एंजेलिना को, और लोग क्या बोल रहे थे कि अरे यार वो तो है ना बैड डेट हो गया, और इधर रिफंड भी ले लेते। अरे समझ में आया? तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, देखो कि फेमा ने एक टाइम फ्रेम दिया है कि आप क्रेडिट में गुड्स बेचो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मान के चलो फेमा ने टाइम लिमिट दिया 6 मंथ का, तो 6 मंथ में आपका सेल प्रोसीड्स एंजेलिना से मिल जाना चाहिए। आप रिफंड तो हम आपको आज ही दे देते, जिस दिन आप एक्सपोर्ट करोगे उस दिन रिफंड दे देते, बट आपको पैसा विद इन 6 मंथ मिलना चाहिए एज पर रेगुलेशन ऑफ फेमा, या जो भी, मतलब ये एग्जांपल दिया 6 मंथ का। अगर ये पैसा 6 महीने में नहीं मिलता, मान के चलो कि ये पैसा जनवरी 1 जनवरी को मैंने रिफंड का क्लेम किया था और रिफंड मुझे मिल गया 1 जनवरी, अब यहां से 6 महीने मतलब 30 जून तक अगर मेरा सेल प्रोसीड्स नहीं होता है, मुझे पैसा नहीं मिलता है, तो फिर ये जो रिफंड मुझे मिला था, मैंने क्लेम किया था और मुझे रिफंड जो मिला था, ये रिफंड मुझे गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा उनके अकाउंट में, रिटर्न करना। और ये कितने दिन में, जहां पे ये जो आपका लास्ट दिन था वहां से 30 डेज के अंदर अंदर इसको वापस करना पड़ेगा, 30 डेज के अंदर अंदर विथ इंटरेस्ट वापस करना एट द रेट ऑफ 18%। और ये इंटरेस्ट कहां से शुरू होगा गाइस? सिंपल लॉजिक, जब इन्होंने रिफंड आपको दिया था वहां से लेके तो जब आपने उसको वापस किया तब तक 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अरे समझ में आया? सर हमारे दिमाग में क्वेश्चन है, मैं पूछा क्या, स्टूडेंट बोले सर मान के चलो प्रोपोर्शनेट अमाउंट मिला तो, हाँ ये भी तो सवाल है। तो आपको प्रोपोर्शनेट क्रेडिट आप ले लेना, मतलब प्रोपोर्शनेट, आप मान के चलो आपने 100 लाख के गुड्स बेचे और आपको 60 लाख रुपीज रिसीव हुआ, 40 लाख रुपीज रिसीव नहीं हुआ, जो टाइम फ्रेम है आपकी 6 मंथ की, वहां तक 40 लाख का आपको सेल प्रोसीड्स नहीं मिला, तो फिर जो रिफंड अमाउंट है उसका भी आप 60-40 करो। कैसे करेंगे? एग्जाम्पल दिया है, चिंता मत करो, सब दिया आप, राइट, सिर्फ सुन लो। और सर ऐसा भी हो सकता है, ये भी दिमाग में आया मेरे क्वेश्चन, कि 6 महीने तक तो उसने पैसा नहीं दिया, जब तक फेमा का रेगुलेशन था, तो हमने वापस भी कर दिया डिपार्टमेंट को, जो रिफंड हमें मिला था एज पर रूल हमने वापस कर दी। बट बाद में 6 महीने के बाद उसने क्या किया, अक्टूबर में दिवाली के टाइम पे मैंने एंजेलिना को बोला, देख एंजेलिना यार दिवाली है, हाँ थोड़ा पैसा वैसा भिजवा दे, तो एंजेलिना ने पैसा भिजवा दिया दिवाली के टाइम पे, अक्टूबर नवंबर। तो फिर आप वापस रिफंड के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो विद इन 3 मंथ्स, जब आपको सेल प्रोसीड हुआ उसके 3 महीने के अंदर, मतलब अक्टूबर में मिला, नवंबर दिसंबर जनवरी तक आप एप्लीकेशन वापस रिफंड की डाल, क्योंकि आपने वो रिफंड ऑलरेडी क्या किया था, डिपॉजिट कर। अरे समझ में आया कि नहीं? सिंपल, राइट? तो चलो वापस एक बार पूरा रिकॉल करवाता हूं। देखो आपने क्या किया, आपने कोई गुड्स इनपुट और इनपुट सर्विसेज लाए और उससे फिनिश गुड्स बना के एक्सपोर्ट कर दिया, जिसके ऊपर आपने बॉन्ड एलयूटी में एक्सपोर्ट नहीं किया, आपने आईजीएसटी भरा और आपने रिफंड क्लेम कर दिया इमीडिएट, गवर्नमेंट ने आपको रिफंड दे दिया। अब गवर्नमेंट ने बोला भाई हम रिफंड इसलिए दे रहे क्योंकि दूसरे कंट्री का पैसा हमारे इधर आ रहा है, आपका तो सेल प्रोसीड्स मतलब पैसा आया ही नहीं भाई। तो अब हम जो, मतलब फेमा के अकॉर्डिंग जो टाइम लिमिट है, वो टाइम लिमिट में अगर आपका पैसा नहीं आता है तो जो रिफंड हमने आपको दिया वो रिफंड आपको वापस करना पड़ेगा, राइट? और वो कितने दिन में? 30 डेज, जब ये फेमा का टाइम खत्म होगा वहां से 30 डेज में आपको वापस करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। कहां से इंटरेस्ट? जब हमने आपको रिफंड दिया था वहां से लेके तो जब तक हम आपको वापस करें, मतलब असेसी आपको वापस कर रहा है, तब तक का इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम के हिसाब से। सर सवाल ये था प्रोपोर्शनेट हुआ तो प्रोपोर्शनेट रिफंड आपको मिलेगा, मतलब आप रखो, बाकी बचा हुआ वापस करो, डिपॉजिट कर दो गवर्नमेंट को। सर ये प्रोसीड हमें बाद में मिला तो, मतलब फेमा का रेगुलेशन का टाइम तो निकल गया लेकिन बाद में मिला तो आप वापस रिफंड के लिए एप्लीकेशन करो, जब आपको सेल प्रोसीड हुआ उसका प्रूफ दिखाओ और उसके विद इन 3 मंथ्स आप एप्लीकेशन कर रहा। अरे राइट। और एक छोटा सा पॉइंट, आरबीआई के पास पावर है कि कुछ एसएससी के केस में ये फेमा वाले रेगुलेशंस को खत्म, मतलब वो बोल सकते हैं कि नहीं ये सेल प्रोसीड नहीं हुआ तो भी चलेगा, ऐसे भी पावर्स आरबीआई के पास है। अपन देखेंगे, अब देखो फिर एक क्वेश्चन भी करेंगे इसका। देखो, वेयर एनी रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट, देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अपना है, और आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट गुड्स, मैंने बताया इनपुट या इनपुट सर्विसेज का टैक्स क्रेडिट
और आईजीएसटी जो हमने गुड सप्लाई एक्सपोर्ट के ऊपर आईजीएसटी पे करना है, अगर बॉन्ड पे नहीं है तो, हैज बीन पेड टू द एप्लीकेंट, बट मतलब एप्लीकेंट को पे कर दिया रिफंड, बट द सेल प्रोसीड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स हैज नॉट बीन रियलाइज। सेल प्रोसीड्स मतलब जो अमाउंट में बेचा वो नहीं मिला, इन फुल और इन पार्ट इन इंडिया विद इन द टाइम अलाउड बाय फेमा, देन इंक्लूडिंग द एक्सटेंशन ऑफ सच अ पीरियड। हो सकता है कि फेमा ने आपको एक्सटेंशन दिया बट एक्सटेंशन के पीरियड में भी नहीं मिला, द पर्सन टू हुम रिफंड हैज बीन मेड शॉल डिपॉजिट द अमाउंट सो रिफंडेड। उसको जो रिफंड दिया उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। टू द एक्सटेंट ऑफ नॉन रियलाइजेशन ऑफ द सेल प्रोसीड along with the interest at the rate of 18% आप लिख सकते हो, within 30 days of the expiry of the said period मतलब फेमा वाला, as this may be or as may be the extended period following which the amount refunded shall be recovered in accordance with 73 and अगर आप फेल हो गए मतलब आपने पे नहीं किया तो 73 और 74 के जो रिकवरी प्रोसीडिंग है वो भी हम आपके अगेंस्ट में स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सिंपल। देन देखो, provided that where the sale proceeds or part thereof in respect of such a export are not realized by the applicant within the period allowed by the FEMA, but Reserve Bank RBI writes of the requirement of realization of the sale proceed merits the refund paid to the applicant shall not be। आपको अमाउंट नहीं मिला और आरबीआई ने बोला नहीं ठीक है ये बाद में मिलेगा, इनके केस में ये प्रोविजन एप्लीकेबल मत करो। आरबीआई राइट्स ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द सेल्स प्रोसीड ऑन मेरिट, आपके मेरिट बेसिस, क्योंकि आपका सब रिकॉर्ड देख के अगर उन्होंने बोला कि नहीं ये पर्सन से आप रिफंड रिकवर मत करो तो फिर ऐसे केस में रिफंड की रिकवरी नहीं होगी। वेयर, तो देखो अब ये पॉइंट जो बाद में सेल प्रोसीड रिकवर हुआ आपका, वेयर द सेल प्रोसीड्स आर रियलाइज्ड बाय द एप्लीकेंट इन फुल और इन पार्ट आफ्टर द अमाउंट ऑफ रिफंड हैज बीन रिकवर्ड। अब उन्होंने रिकवर कर लिया और फिर बाद में आपका सेल प्रोसीड रिकवर हुआ, the applicant produces the evidence about such a realization within 3 months from the realization of the sale proceed। तो जब आपको पैसा मिला उसके 3 months में the amount so recovered shall be refunded by the proper officer applicant to the extent of realization proceed, provided the sales proceed have been realized within such a extended period permitted by RBI। तो वो आरबीआई एक्सटेंडेड जो पीरियड करेगा उतने पीरियड में, ऐसा नहीं कि 50 साल बाद रिफंड मिला, ऐसा नहीं। आरबीआई आपको एक्सटेंडेड पीरियड देता है, वहां फेमा का एक्सटेंडेड, यहां आरबीआई, तो वो 1-2 साल के पीरियड में अगर आपको मिल जाता है एज गिवन बाय आरबीआई तो फिर वो वापस रिफंड के लिए 3 महीने के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते। देखो एक एग्जाम्पल पूरा समझाने के लिए मैंने खुद बनाया, आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल मैं ऐसे ही बनाता हूं ताकि आपको समझने में आसानी। कॉन्सेप्ट समझ गया ना एक बार, तो अब देखो एग्जाम्पल अपने आप, कॉन्सेप्ट इसलिए मैं कॉन्सेप्चुअल पढ़ाता हूं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देता हूं। देखो, मिस्टर समीर एक्सपोर्टेड द गुड्स ऑफ ₹10 लाख, ये गुड्स की वैल्यू है, टू मिसेस एंजुलिना हाँ यूएस एंड पेड द आईजीएसटी ऑफ 1,80,000। तो 10 लाख के गुड्स उसने एक्सपोर्ट किया समीर ने, एंजुलिना को और 1,80,000 का आईजीएसटी पे किया एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट, है ना, एज ही डज नॉट एक्सपोर्ट द गुड्स अंडर कवर ऑफ बॉन्ड और एलयूटी ऑन 1/1/2000। तो 1 जनवरी को उसने एक्सपोर्ट किया और आईजीएसटी इसलिए पे किया क्योंकि वो बॉन्ड और एलयूटी में उसने गुड्स नहीं बेचा, इसलिए उसने आईजीएसटी पे किया। लेटर ऑन ही क्लेम्स द रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड, यहां सिर्फ आईजीएसटी का, इनपुट का नहीं है ना, आईजीएसटी का रिफंड क्लेम किया एंड द सेम वाज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑन 14 Feb। 14 Feb को उसको काम था और उसी दिन पैसा मिल गया, है ना, हमारे समीर भाई को उसी दिन पैसा मिल गया 1,80,000। मिस्टर समीर वॉज एबल टू रिकवर ओनली 4 लाख, देखो 10 लाख में से 4 लाख रिकवर किए आउट ऑफ द सेल्स प्रोसीड विद इन टाइम लिमिट अलाउड बाय द फेमा, दैट इज 30 जून। तो फेमा ने 30 जून तक टाइम लिमिट अलाउड किया और तब तक उसने सिर्फ 4 लाख रुपए ही वसूल कर पाए और रिफंड तो पूरे 10 लाख का, मतलब 10 लाख पे जो जीएसटी था, आईजीएसटी था, उसके ऊपर रिफंड क्लेम कर किया उसने, मतलब 1,80,000, ये तो पूरे 10 लाख पे आईजीएसटी था ना भाई, तो उसके ऊपर उसने पूरे पे रिफंड क्लेम कर लिया, जबकि उसका सेल प्रोसीड कितने का हुआ, सिर्फ 4 लाख रुपए का, सिर्फ 4 लाख रुपए का। तो बचे हुए 6 लाख रुपए पे देखो नीचे लिखा है, गाइड वेदर समीर हैज टू डिपॉजिट द रिफंड अमाउंट टू द गवर्नमेंट इन फुल, मतलब पूरा 1,80,000 देना पड़ेगा, और इन प्रपोर्शनेट ऑल्सो स्टेट वेदर द इंटरेस्ट इज लायबल टू पे,
एंड व्हाट इफ द समीर रिकवर 6 lakhs ऑन 27 सितंबर। बहुत पूरा 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 दे दिया, राइट। देखो तो पहले तो देखो, क्या उसे पूरा अमाउंट देना पड़ेगा क्या वापस रिफंड का? नहीं। तो कितना देना पड़ेगा? तो 1,80,000 ये 10 लाख के ऊपर टैक्स था, तो रिफंड जो आपको पैसा सेल प्रोसीड नहीं मिला वो कितने का है? 6 लाख का। तो इतना प्रोपोर्शनेट, मतलब 1,80,000 कितना आता है? देखो 1,80,000 नहीं आएगा, 1,80,000 का 1,80,000 इन डिवाइडेड बाय 10 lakhs इंटू 6 lakhs, मतलब 1,08,000 का उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा रिफंड, राइट। 1,08,000 1,08,000 का रिफंड डिपॉजिट करना पड़ेगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, इन फुल और इन प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन हो गया। ऑल्सो स्टेट वेदर इंटरेस्ट इज लायबल टू पे। यस डेफिनेटली ही इज लायबल टू पे द इंटरेस्ट। कब से कब तक लगेगा इंटरेस्ट गाइस बताओ? इंटरेस्ट लगेगा जब उसको मिला, मतलब 14 फरवरी को मिला उसको, वहां से लेके तो जब तक उसने डिपॉजिट किया। अब कब डिपॉजिट किया वो दिया नहीं, वहां तक का उसको इंटरेस्ट लगे 1,08,000। तो मान के चलो उसने डिपॉजिट किया 31 अगस्त को, तो इंटरेस्ट कहां से शुरू होगा? 14 फरवरी टू 31 अगस्त, राइट। इतना इंटरेस्ट लगेगा कितने पे? 1,08,000 पे जो डिपॉजिट करना, इंटू 18% और इंटू नंबर ऑफ डेज जो आएगी डिवाइडेड बाय 6 लीप, राइट। एंड लास्ट पॉइंट, व्हाट इफ द समीर रिकवर 6 lakhs ऑन 27 सितंबर, उसका बर्थडे 27 सितंबर, और एंजोलिना ने पैसा वापस कर दिया 27 सितंबर। तो व्हाट इफ ही रिकवर्स द अमाउंट, देन जो 1,08,000 उसने वापस किया था गवर्नमेंट को, उसका रिफंड क्लेम करेगा विद इन 3 months। देखो, इफ द सेल प्रोसीड 6 lakhs recovered on 27 September, then Samir can apply within 3 months from the date of realization proceed। और ये अमाउंट कब तक डिपॉजिट करना पड़ेगा 1 लाख? देखो विद इन 30 डेज। 30 डेज कहां से शुरू होगा? 30 जून से, मतलब 30 जुलाई तक। 30 जुलाई तक उसको ये जो इंटरेस्ट आएगा ना, ये इंटरेस्ट प्लस 1,08,000 रुपए, ये 30 जुलाई तक का। ये कहां से निकला 30 जुलाई? 30 जुलाई कहां से निकला? जिस दिन आपका ये पीरियड खत्म हुआ 30 जून का, वहां से 30 दिन के अंदर, राइट। वहां से 30 डेज के अंदर अंदर ये पैसा डिपॉजिट करना। और इंटरेस्ट कहां से चालू होगा? जिस दिन आपको पैसा, ऑफकोर्स यार पैसा जिस दिन मिला वहां से इंटरेस्ट चालू होगा। तो 14 फेब से 31 अगस्त को हमने माना कि पे किया, क्वेश्चन में नहीं दिया, हमने एक अजम्पशन लिया। ओके, सो आई होप आपका ये पूरा टॉपिक अंडरस्टैंडिंग से क्लियर हो गया। ओके